हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को सुबह से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वृक्षिका में पाए जाते हैं। तो ये जो वृक्षिका है ये किन ऊतक में पाए जाते हैं? ए तंत्रिका ऊतक में पाए जाते हैं, बी संयोजित ऊतक में पाए जाते हैं, सी पेशी ऊतक में पाए जाते हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए तंत्रिका ऊतक में स्टूडेंट्स वृक्षिका पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न अनुसार है। तो जो आइंस्टीन का जो द्रव्य ऊर्जा संबंध दर्शाने वाला जो फार्मूला है वो क्या है? इनमें से हमें चार ऑप्शन में से सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो ए में बताया जा रहा है ई बराबर कार्य बटा समय, बी में बताया जा रहा है कि ई बराबर एम सी में बताया जा रहा है ई बराबर एम सी स्क्वायर, और डी में बताया जा रहा है ई बराबर एफ इंटू डी। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें और अपना आंसर चेक करें। इस वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ई बराबर एम सी स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि? ए में बताया जा रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी निरंतर बदलती रहती है, बी पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है, सी घूर्णन अक्ष समतल कक्षा के लंबवत होती है, डी पृथ्वी की घूर्णन अक्ष समतल कक्षा के समानांतर होती है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब हम देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है बी कि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है। तो उसी कारण से क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 कि नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है। तो किस प्रक्रिया के कारण जो नाभिकीय विखंडन है तथा संलयन में जो मुक्त ऊर्जा होती है, अवमुक्त ऊर्जा होती है, वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? ए रसायनों का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होता है, बी संवेग का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या डी विद्युत धारा का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम देखने वाले इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण की जो प्रक्रिया के कारण क्या होता है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा अवमुक्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित विवरण में से कौन इससे संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा जो कथन है जो प्लाज्मा से संबंधित नहीं है? ए यह बोस आइंस्टीन संघनक के रूप में जाना जाता है, बी प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य तथा तारे चमकते हैं, सी प्लाज्मा द्वारा दिखाया गया रंग उन गैसों पर निर्भर करता है जो प्लाज्मा का निर्माण करती है, डी इसमें अत्यधिक आयनित गैसें होती हैं। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए यह बोस आइंस्टीन संघनक के रूप में जाना जाता है। ये जो कथन बोला गया है प्लाज्मा के संदर्भ में, ये गलत कथन है। बाकी के जो तीनों कथन यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि बी है प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य तथा तारे चमकते, ये सही है। सी में बताया जा रहा है कि प्लाज्मा द्वारा दिखाया गया रंग उन गैसों पर निर्भर करता है जो प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, ये भी कथन सत्य है। और डी जो कथन में बोला जा रहा है कि इसमें अत्यधिक आयनित गैसें होती हैं, ये भी कथन सत्य है। लेकिन जो कथन ए बोला गया है वो स्टूडेंट्स प्लाज्मा के संदर्भ में वो गलत है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं? ए धारी रहित, बी हृदयी, सी धारीदार, और डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें कि शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं किसमें होते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखने वाले। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर है बी हृदयी। तो जो हृदयी होती हैं स्टूडेंट्स उसमें शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं या पाए जाते हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन्य जीवन और डी प्राकृतिक गैस। तो कौन सा इनमें से स्रोत है जो नवीकरणीय स्रोत है? तो देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या है। आप भी जल्दी से आंसर इसका नोट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर स्टूडेंट सी वन्य जीवन जो है वो स्टूडेंट्स नवीकरणीय स्रोत है। बाकी के जो कोयला है और पेट्रोलियम है और जो प्राकृतिक गैस है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कि उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, बी राइबोसोम एवं गोल्जिकाय, सी जालिकाय एवं अंतर्द्रव्यिक जालिका, डी डीएनए एवं आरएनए। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। इन दोनों जो कोशिकांग होते हैं ये कोशिका के ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और माइटोकॉन्ड्रिया लवक के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने जो बनाए हैं उनमें इसका मैं वर्णन कर चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में, लवक की खोज के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है नोवा के पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ए हरित स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, बी पीला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सी काला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है या डी श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी काला स्वर्ण। जो पेट्रोलियम होता है उसको सामान्यतः काला स्वर्ण या काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो ए नाभिक, बी हार्मोन, सी एंजाइम और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो कोशिकांग है स्टूडेंट्स जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कायंत्रण नहीं होता है? मतलब किसमें कायंत्रण नहीं होता है? ए मानव, बी मेंढक, सी तारामीन और डी ड्रैगन फ्लाई। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए मानव। मानव में स्टूडेंट्स जो कायंत्रण की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। बाकी का मेंढक की बात करें, तारामीन की बात करें या ड्रैगन फ्लाई की बात करें, इनमें स्टूडेंट्स जो कायंत्रण की जो प्रोसेस होती है वो पाई जाती है। अब कायंत्रण होता क्या है इसकी डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं कि कायंत्रण वह प्रक्रिया होती है स्टूडेंट जिसके अंतर्गत जो शिशु होता है, शिशु अनेक अवस्थाओं से होते हुए वयस्क में चेंज हो जाता है या वयस्क बनता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कायंत्रण बोला जाता है। ठीक है ना। मानव में देखा जाए तो कायंत्रण की क्षमता नहीं पाई जाती है। जो क्षमता होती है कायंत्रण की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती है मानव में स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है। और कायंत्रण शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अगर मैं अर्थ आपको बता दूं तो इसका अर्थ ये होता है कि शारीरिक संरचना होती है, ठीक है, रंग होता है, रूप होता है, ठीक है ना, आदि का बदलना, यानी इन चीज़ों का बदलने की क्षमता पाया जाना, ठीक है ना, इन चीज़ों का बदलना ही क्या कहलाता है? कायंत्रण कहलाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है कि आंधी के बढ़ाव के दौरान वायु धारा चलती है। तो ए ऊर्ध्वमुखी चलती है, बी क्षैतिज चलती है, सी दोनों ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी चलती है या डी अधोमुखी चलती है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऊर्ध्वमुखी। आंधी के बढ़ाव के दौरान स्टूडेंट जो वायु धारा है वो ऊर्ध्वमुखी चलती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है? तो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी तुलना हम पौधे के किस भाग से कर सकते हैं? ए रंध्र, बी शिराएं, सी जड़ और डी पत्ती।
तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, रंध्र। यानी जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसकी तुलना हम क्या कर सकते हैं, पौधे के रंध्र वाला जो भाग होता है उस भाग से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब जो रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, इनके कुछ कार्य भी होते हैं। ठीक है, इनके कार्य की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला कार्य ये होता है कि रंध्र जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है और जो श्वसन होता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान का कार्य करते हैं। जो गैसीय आदान प्रदान होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। जो गैसीय आदान प्रदान होता है ये स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान। पहला कार्य तो ये हो गया इनका। दूसरा कार्य ये है स्टूडेंट्स की बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन जिसे बोला जाता है। बाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पानी रहता है, जो पानी है, ये पानी जो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो जलवाष्प निकलती है तो वो जलवाष्प भी स्टूडेंट्स रंध्र से होकर बाहर निकलती है स्टूडेंट्स बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान। तो ये जो प्रोसेस होती है ये भी रंध्र में ही होती है, रंध्र के द्वारा ही होती है। यानी कि बाष्पोत्सर्जन के दौरान जो जलवाष्प होती है वो रंध्र से होकर ही बाहर निकलती है। तो ये स्टूडेंट्स रंध्र के कुछ कार्य थे जो मैंने आपको बताए। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है कि एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जब एक उल्टे गिलास को रखा जाता है तो कुछ समय बाद ज्वाला बुझ जाती है, यह इसकी अनुपलब्धता के कारण होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी जलवाष्प। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी ऑक्सीजन। यानी कि जब एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक उल्टे गिलास को रखा जाता है तो कुछ समय बाद जो ज्वाला होती है वो बुझ जाती है। तो ये ऑक्सीजन की जो अनुपलब्धता है, ऑक्सीजन की जो अनुपलब्धता है उसके कारण ये जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब ऑक्सीजन देखा जाए तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है स्टूडेंट्स। ये एक गैस है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन गैस होती है। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है सीलेवा पृष्ठलेखो। सीलेवा पृष्ठलेखो इसकी खोज का श्रेय जाता है शीले और पृष्ठलेखो। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें। साथ ही साथ देखा जाए तो वायु में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है, ऑक्सीजन की अगर प्रतिशत मात्रा देखा जाए तो 21% होती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।